फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। तो इसी सीरीज में आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 13, 14 और उससे कोरिलेट अगर कोई सेक्शन कवर होगी तो वो भी। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेशन ऑफिसर, जिसके ऊपर ये एक्ट है, यानी कि पूरा एक्ट है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। और हमने अभी तक देखा कि जो ऑफेंडर्स होते हैं उन पर सुपरविजन करने के लिए इस एक्ट के तहत एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उस ऑफिसर को कहते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। तो आज वही सेक्शन आ चुकी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेक्शन 13 एंड 14 इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका एक सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 13 बात करती है और उसकी ड्यूटीज, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी सेक्शन 14 जो है वो बात करती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सेक्शन 13 में अपॉइंटमेंट बताया गया है प्रोबेशन ऑफिसर का और उसमें ड्यूटीज बताई गई है सेक्शन 14 में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करें, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल में जितने भी वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके हमारी स्टडीज का। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। हमारे चैनल पर हम ऑल स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी है। बहुत सारे माइनर एक्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं जो ऑल स्टेट जुडिशरी में कॉमन माइनर एक्ट्स हैं, लाइक पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट और भी कई सारे माइनर एक्ट्स जो है डले हुए हैं। जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपको आपके काम के जो है माइनर एक्ट मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के कुछ वीडियोस डले हैं, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए हमारे इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले ऑल स्टेट जुडिशरी के माइनर एक्ट्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सेक्शन 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सेक्शन 13 से प्रीवियस क्लासेस जो आपने नहीं अटेंड की है या जो आपने नहीं देखी तो उनके वीडियोस जो है डले हुए हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगी पुराने वीडियोस की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आप पुरानी सेक्शंस इस एक्ट की देख सकते हैं, मतलब सेक्शन 12 तक की आप जो है सेक्शंस देख सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 13 बात करती है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। हेडिंग में तो आपको मिलेगा प्रोबेशन ऑफिसर। एक्चुअली में सेक्शन 13 में बात की गई है अपॉइंटमेंट की, कि किस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट कौन कौन कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर का। तो जब आप सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 13, तो सेक्शन 13 का सेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ अपना अपना बैरेट ले लीजिए और बैरेट में आप लोग उसकी एक बार लैंग्वेज पढ़िए। आप लोग लैंग्वेज पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब आप सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 1 को डिवाइड किया गया है ए, बी और सी 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले बताया गया है सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बताया गया है कि जो अपॉइंट होगा तो कोई भी पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो प्रोबेशन ऑफिसर कहलाएगा। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है आपका सबसेक्शन 1 का ए पॉइंट, ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे वो पर्सन कहलाएगा कौन? प्रोबेशन ऑफिसर। जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो पर्सन आपका कहलाएगा प्रोबेशन ऑफिसर। फिर इसी में आगे कहा गया है कि और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दे? रिकॉग्नाइज्ड कर दे। अब यहाँ पर बात आती है कि रिकॉग्नाइज्ड किसको करेगा। तो ये जो आपका रिकॉग्नाइज्ड वाला पॉइंट है क्लॉज ए में, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट या तो अपॉइंट कर दे या फिर रिकॉग्नाइज कर दे। हिंदी में क्या भाषा दी गई है कि वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाए या राज्य सरकार द्वारा उस रूप से मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता प्राप्त व्यक्ति, तो अब ये मान्यता प्राप्त व्यक्ति कौन होगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लॉज बी में। क्लॉज बी में कहा गया है कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी सोसाइटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई है, ये सोसाइटी प्रोवाइड करेंगी एक ऐसे पर्सन को। ये सोसाइटी क्या करेंगी? प्रोवाइड करेंगी पर्सन को, ऐसे पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। तो मतलब क्लॉज ए और बी क्या है? इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर कहा है या तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर दे किसी व्यक्ति को, स्टेट गवर्नमेंट खुद से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे वो होगा प्रोबेशन ऑफिसर, या फिर रिकॉग्नाइज कर दे मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति को, मान्यता प्राप्त व्यक्ति को। तो ये मान्यता प्राप्त व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की नजर में कौन होगा? ये मान्यता प्राप्त व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की नजर में होगा वो जो क्लॉज बी में सोसाइटी जो है वो सोसाइटी जो है प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए लैंग्वेज पढ़िए आप बी की, अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर कहा गया वह व्यक्ति होगा, प्रोबेशन ऑफिसर वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के तहत रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी होती है। इन सोसाइटी ने किसी व्यक्ति को प्रोवाइड किया स्टेट गवर्नमेंट को, उसको स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही क्लॉज में। अब बात करें सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर क्लॉज बी में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी वो कहाँ बताई गई है? वो बताई गई है इसी एक्ट की सेक्शन 17
सब सेक्शन 2 क्लॉज सी में सेक्शन 17 जो आपकी इस एक्ट की है वो बात करती है रूल मेकिंग पावर की, ठीक है, पावर टू मेक रूल। यहाँ पर क्या है सेक्शन 17 में क्या है, पावर टू मेक रूल, जो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी रूल्स बनाने हैं वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ बनाएगा, उनकी अधीन रहते हुए बनाएगा। ऐसा आपको सेक्शन 17 में पढ़ने को मिलेगा। तो सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2C में स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कंडीशंस बताती है जिन कंडीशंस के अंतर्गत कोई सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेक्शन 13 से आपकी सेक्शन 17 भी इंटरलिंक्ड होगी। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो ठीक है, तो प्रोबेशन ऑफिसर कौन व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति होता है जिसको डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या तो अपॉइंट कर दे या फिर रिकॉग्नाइज कर दे। रिकॉग्नाइज किस व्यक्ति को करेगी, जिसको सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। सोसाइटी कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज सोसाइटी कहां बताई गई है, रूल मेकिंग पावर में। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 17(2)(c) के अंतर्गत एक सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करती है। इन सोसाइटीज का काम होता है ऐसे ऑफिसर्स को रिकॉग्नाइज करके स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना जिनको वो प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सके। ठीक, अब उसके बाद सब क्लॉज सी जब आप पढ़ेंगे सबसेक्शन 1 का 13 का, तो वहां पर कहा गया है इन एनी एक्सेप्शनल केस कोर्ट में अपॉइंट। अब यहाँ पर कहा गया, आप पढ़िए पहले लैंग्वेज, इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। क्या कहा गया, हिंदी में भी पढ़िए, किसी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों में पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करने के योग्य हो। यहाँ पर कहा इन एनी एक्सेप्शनल केस। यहाँ एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है, एक्सेप्शनल केस का मतलब है कि अगर इन दो परिस्थितियों में नहीं उपलब्ध हो पाया तो इन एनी एक्सेप्शनल केस मतलब अगर इधर से नहीं हो पाया, स्टेट गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट नहीं कर पा रही है, उनकी नजर में कोई व्यक्ति अपॉइंट करने लायक नहीं समझ में आ रहा है, सोसाइटी नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं हो पाया, तब कोर्ट के पास पावर चला जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड नहीं है कोई व्यक्ति, सोसाइटी द्वारा प्रोवाइडेड और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई पर्सन नहीं है अवेलेबल जिसको प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सके, तब कोर्ट ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन में जहां यहाँ इन दो कंडीशन एक्सेप्शनल केस मतलब जहां यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई, तब कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जिसको वह उचित समझे, तो यहाँ पर कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जिसको कोर्ट उचित समझे क्या कर सकती है, प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। तो ये आपकी सबसेक्शन 1 का क्लॉज ABC में बताया कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में फिर कोर्ट की बात आ रही है। यहाँ पर बताया गया है अ कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being is resides may any time at appoint any probation officer in the place of person named in the supervision order। हिंदी में एक बार पढ़िए, कोई न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है या उस जिले का जिसमें अपराधी का समय निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में नामित किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, एक वो कोर्ट जिसने सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑर्डर पारित किया है, और एक आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में ऑफेंडर या अपराधी रहता है। तो ये दो लोग हैं जिनका पावर होता है उस अपराधी के ऊपर और प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है उस चीज पर। तो यहाँ पर कहा है कि जहां पर सेक्शन 4 के अंतर्गत कोर्ट ने सुपरविजन ऑर्डर पारित किया है, उसको सेक्शन 4 में गुड कंडक्ट पे छोड़ा है और उसको कहा है कि सुपरवाइज किया जाएगा, तब उस ऑर्डर में कोर्ट क्या करती है, एक व्यक्ति का नाम लिख देती है कि हम इस व्यक्ति को, इस ऑफेंडर को, इस अपराधी को सेक्शन 4 के अंतर्गत गुड कंडक्ट पे रिलीज कर रही है और इस ऑर्डर दे रही है कि एक व्यक्ति इसको सुपरवाइज करेगा और उसका नाम उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि कौन व्यक्ति सुपरवाइज करेगा। तब ये कोर्ट जो है कभी भी किसी भी समय इस सुपरविजन ऑफिसर का जिसका नाम उस ऑर्डर में बताया गया है उसके स्थान पर कभी भी प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। ये एक एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर आपको सबसेक्शन 2 में बताया गया है। ठीक, देख लेते हैं हम जल्दी से। सबसेक्शन 2 में दो कोर्ट की बात की गई है। सेक्शन 13(2) किसको पावर दे रही है, एक तो कोर्ट को जिसने ऑर्डर पास किया है, एक ये कोर्ट है, और दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। CRP से जिसने मुझसे पढ़ी है वो बहुत अच्छे से बता देगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऑफेंडर रिसाइड करता है, अपराधी जो है रहता है, ऑफेंडर मतलब अपराधी रहता है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है, उस सुपरविजन ऑर्डर में जिस व्यक्ति का नाम नामित है जो उस ऑफेंडर को, अपराधी को सुपरवाइज करेगा, उसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ, याद रखना है, इन प्लेस ऑफ
प्रोबेशन ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, अगर आपसे एमसीक्यू बनेगा कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत किस किस को पावर है कि सुपरविजन ऑर्डर में नामित जो सुपरविजन ऑफिसर है उसके स्थान पर प्रोबेशन ऑफिसर को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। तो आपको याद रखना है कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया सेक्शन 4 के अंतर्गत, और डीएम जिसके अधिकारिता के अंतर्गत ऑफेंडर रिसाइड करता है। तो ये दो लोग, कोर्ट और डीएम, इन प्लेस ऑफ सुपरविजन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक, किसी भी समय, ये कहा गया है इसमें। अब आगे इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पहले प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे और ये एक्ट 1958 का है जब प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे। अब समय बहुत बीत चुका है, अब प्रेसिडेंसी टाउन नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंशियल टाउन शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट। तो जो पहले प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे उनको हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे उनको हम डीएम मान रहे हैं। तो अब ये हमारे काम का नहीं है, अब तो कायदे से इसमें अमेंडमेंट होगी, ये सब चीजें हट जाना चाहिए, बट ठीक ये आपके कोई काम का नहीं है, आप इसको कट लगा सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो किसके कंट्रोल में रहेगा। तो देखिए, अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट of the district in which the offender for the time being resides। क्या कहा गया है, परिवीक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के प्रयोग में उस जिले के जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होगा। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो किसके कंट्रोल में होगा, सबसेक्शन 3 में बताया गया है। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो अंडर कंट्रोल होगा डीएम के, ठीक, आपको ध्यान रखना है किसके कंट्रोल में होगा, प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो कंट्रोल में होगा डीएम, ठीक। तो ये आपकी सबसेक्शन 3 हो गई। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में काम करता है या किसके अंडर कंट्रोल रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के अंडर कंट्रोल, जो जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है प्रोबेशन ऑफिसर रहता है। अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज की, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 14, सेक्शन 14 बात करती है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स की, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स जो है 5 प्रकार की ड्यूटीज आपको इस सेक्शन में बताई गई है। पहला क्या बताया गया है, देखिए पहला बताया गया है इंक्वायर। पहली ड्यूटी प्रोबेशन ऑफिसर की होती है इंक्वायर करना। क्या इंक्वायर करना, जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, जिसको छोड़ा गया है और जिसके ऊपर प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंट किया गया, तो उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो देखे, उसकी होम सराउंडिंग्स को देखे, वो किस माहौल में रह रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है वो देखे, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे और वो कोर्ट को दे, ताकि कोर्ट को मदद हो सके कि उसके साथ किस मेथड से ट्रीटमेंट उसको देना है, उसके साथ किस मेथड को अपनाना है। तो ये आपको क्लॉज ए में बताया गया। आप लैंग्वेज पढ़िए, देखिए, A probation officer shall, subject to such conditions and restrictions as may prescribed, inquire in accordance with the directions of a court into the circumstances or home surroundings of any person accused of an offence, with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit report to court। तो यहाँ पर इंक्वायरी की मेन बात है, इंक्वायर करना, और इंक्वायर के बाद क्या करना, एक रिपोर्ट को सबमिट करना, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इसको कि सबमिट करना, सबमिट अ रिपोर्ट, कि आप पूरे उसकी होम सराउंडिंग्स के आसपास के उसके माहौल का आप जायजा लीजिए और देखिए, आप समझिए कि किस तरीके से उसके साथ डील किया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और फिर वो रिपोर्ट कोर्ट को दीजिए। ये एक प्रोबेशन ऑफिसर की पहली ड्यूटी बताई गई है, ठीक है, इंक्वायर करना और रिपोर्ट को सबमिट करना कोर्ट के पास। हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच, उसके संबंध में कार्यवाही करने की सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करेगा और न्यायालय को रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो उसके घर के माहौल की, आसपास की परिस्थितियों का उसको जांच करना है, फिर उसके संबंध में कौन सी कार्यवाही की जा सकती है, सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या ठीक बैठेगी, इस बात का उसको क्या करना है, उस पद्धति को अवधारित करना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है, वो रिपोर्ट कोर्ट को देना है, पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी है सुपरवाइज करना। किस व्यक्ति को सुपरवाइज करना, जिसके लिए अपॉइंट किया गया है उसको, और फिर अगर उस व्यक्ति को, उस अपराधी को, उस ऑफेंडर को जिसको छोड़ा गया है, उसको अगर एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, तो उसको एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट खोज करके देना। ये आपका सेकंड क्लॉज कह रहा है। सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्संस प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड देम सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा गया, हिंदी में पढ़ लीजिए। परिवीक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा और जहां आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। अगर व्यक्ति को जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की तो उनको वो हेल्प कर देगा उनके एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में, ठीक। अब उसके बाद सी वाला पॉइंट है एडवाइज एंड असिस्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड कॉस्ट। आपको पता होगा
कोई भी व्यक्ति अपराध करे किसी भी एक्ट के तहत सजा भी होती है, कंपनसेशन भी देना पड़ता है, फाइन भी देना पड़ता है, कॉस्ट भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी भले ही उसको छोड़ दिया गया हो, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे सेक्शन 4 के अंदर उसको छोड़ दिया गया हो, लेकिन फिर भी कोर्ट कंपनसेशन देने के लिए आदेश दे सकती है, कॉस्ट पे करने के लिए आदेश दे सकती है। तो कितना कंपनसेशन देना है, कितना कॉस्ट देना है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन पेमेंट कैसे करना है उसके लिए एडवाइज और असिस्ट कर सकता है प्रोविजन ऑफिसर। ये प्रोविजन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो ऐसे ऑफेंडर को जिसको कंपनसेशन और कॉस्ट देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऐसे में वो उसको एडवाइज और असिस्ट कर सकता है। उसके बाद फोर्थ ड्यूटी है एडवाइज एंड असिस्ट टू ऑफेंडर रिलीज अंडर सेक्शन 4 अदर मैटर्स में भी। मतलब ये तो कंपनसेशन और कॉस्ट की बात हो गई, अगर इसको किसी और मैटर में भी हेल्प चाहिए तो उसमें भी प्रोविजन ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि उसको एडवाइज और असिस्ट करे, जिसको सेक्शन 4 के अंतर्गत जिस अपराधी को छोड़ दिया गया है उसको मदद करे। लास्ट है परफॉर्म अदर ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। इसमें लिखा गया प्रिस्क्राइब, ठीक है ना, ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो विहित किए जाए। तो अन्य कर्तव्य वही सेक्शन 17 में रूल मेकिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई अन्य ड्यूटीज भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अदर ड्यूटीज, वो अदर ड्यूटीज भी परफॉर्म करने की ड्यूटी किसकी है, प्रोबेशन ऑफिसर की, सेक्शन 14 के अंतर्गत। तो ये होती है आपकी सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट। अब इस एक्ट में कुछ ही सेक्शंस बची है, सेक्शन 19 इसमें टोटल है, जहां तक हमने 14 तक कंप्लीट कर ली है। और आगे की अब जो ये सेक्शंस है 15 टू 19, ये बहुत छोटी छोटी सी सेक्शंस है और इनमें कुछ डिटेल भी आपको नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। राजस्थान एपीयू, राजस्थान जुडिशरी बहुत नजदीक है और उसमें ये माइनर एक्ट है, और यूपी जुडिशरी में भी ये माइनर एक्ट है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं और उनमें जिनमें ये माइनर एक्ट है तो लोग पढ़ सके, उनको बेनिफिट मिल सके। और आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्ट को समापन करने की आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए बाय बाय, टेक केयर।